गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीन की बात की थी। ऑक्सीन का जैवमापन कैसे होता है, ऑक्सीन का प्रभाव क्या होता है, एग्रीकल्चर में ऑक्सीन कहाँ काम आता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जिब्रेलिन। सेकंड जो आपका यहाँ पर प्लांट हार्मोन है वो कौन सा है, जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन पाया कहाँ जाता है और कार्य क्या करता है। तो जिब्रेलिन जितने भी नवोद्भिद प्लांट होते हैं, जितने भी यहाँ पर प्लांटलेट होते हैं या नवोद्भिद प्लांट होते हैं, नवोद्भिद पादपों में सेल इलोंगेशन का कार्य करता है। सेल इलोंगेशन का कार्य करता है। तो क्या ये जो नवोद्भिद पादप है उन्हीं में पाया जाता है? नहीं, यहाँ एलडीपी में पुष्पन, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, इन लॉन्ग डे प्लांट में जब पुष्पन होता है तो पुष्पन के समय, अनाज में अंकुरण के समय, अनाज में अंकुरण के समय, अंकुरण के समय जिब्रेलिन उपस्थित होता है। एलडीपी प्लांट में जब पुष्पन होगा तो भी जिब्रेलिन की उपस्थिति में होगा, अनाज में अंकुरण होगा तो उस वक्त भी जिब्रेलिन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ये अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन्हीं कार्यों को, बहुत सारे कार्य जिनको इसके द्वारा प्रभावित किया जाता है। बात करें हम खोज की, जिब्रेलिन की खोज कैसे हुई। तो यहाँ पर जिब्रेलिन की खोज की जब बात आती है तो बात तो यहाँ करते हैं हम जापानी किसानों की। जो जापानी किसान थे जो धान के खेतों में कार्य कर रहे थे, जो जापानी किसान थे ये किसमें, धान के खेतों में कार्य कर रहे थे। इन धान के खेतों में कुछ दुबले पतले प्लांटों को देखा। इन्होंने यहाँ पर कुछ दुबले पतले प्लांट देखे। जब खेतों में ये लोग कार्य कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो अच्छे खासे प्लांट हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, उनके बीच में कुछ कैसे प्लांट हैं, बहुत छोटे पतले, हाइट तो बहुत ज़्यादा है, छोटे नहीं सॉरी, बहुत लंबे पादप हैं, हाइट तो इनकी बहुत ज़्यादा है, और जो सामान्य पादप हैं उन सामान्य पादपों से लंबाई तो ज़्यादा है, लेकिन स्टेम कैसा है, जो ग्रीन होना चाहिए था वो ग्रीन ना होकर के क्या है, हल्के पीले रंग का है। स्टेम हल्के पीले रंग का है, क्लोरोफिल की मात्रा उसमें कम है, और स्टेम मोटा ना होकर के कैसा है, पतला और दुर्बल है। तो इन्होंने बिल्कुल वो पादप अलग थे और उनको इन्होंने क्या कहा, बैकने कहा। इनको क्या कहा इन्होंने, बैकने। बैकने का मतलब होता है मूर्ख। इन्होंने बैकने कहा कि यहाँ पर ये ऐसे प्लांट हैं जो कैसे हैं, अन्य पादपों से बिल्कुल कैसे हैं, डिफरेंट। बाद में जब खोज की गई तो यहाँ पर खोज की थी कुरोसावा ने, एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा। इन कुरोसावा ने जब खोज की तो यहाँ इन पादपों में एक कवक का संक्रमण बताया था। यहाँ एक कवक का संक्रमण बताया था और उस कवक का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिन प्लांट्स में इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई का संक्रमण था वो कैसे थे, बैकने थे। वो पादप कैसे थे, बैकने थे, लंबे थे, पतले थे। तो वो इसकी वजह से यहाँ पर थे। जब यहाँ पर इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई का अध्ययन किया गया तो ये अध्ययन किया था याबूटा, हयासी और कहावे ने। अध्ययन किया था याबूटा, हयासी और कहानी ने। यहाँ इन तीनों साइंटिस्ट ने जब यहाँ पर अध्ययन किया तो यहाँ पर वृद्धिकारी पदार्थ को, एक वृद्धिकारी पदार्थ था, इस वृद्धिकारी पदार्थ को किससे अलग किया, पदार्थ को कवक से अलग किया था, कवक से पृथक किया।
कवक से पृथक किया। इन्होंने बताया कि यही वृद्धिकारी पदार्थ है जो क्या कांड कर रहा है, इन पादपों को सामान्य पादपों की तुलना में अधिक लंबा करने का कार्य कर रहा है। तो यही वो वृद्धिकारी पदार्थ है जिसकी वजह से प्लांटों की ग्रोथ सामान्य से अधिक हो रही है। तो यहाँ इस कवक के द्वारा G1A, Ga2, Ga3, Ga4, Ga7 और Ga9, यहाँ पर इतने सारे जिब्रेलिन हार्मोन्स को खोजा गया। इनको इस कवक से इतने सारे जिब्रेलिन हार्मोन्स को पृथक किया गया। बात करते हैं प्राप्ति स्थल की। इनका प्राप्ति स्थल क्या है और इनका वितरण कैसे होता है। प्राप्ति स्थल और वितरण की बात करते हैं। तो देखिए, यहां जितने भी हायर प्लांट्स हैं, जितने भी उच्च पादप हैं, इन हायर प्लांट्स में सभी हायर प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिन पाया जाता है। इसके अलावा शैवाल, मोस, फर्न, शैवाल, मोस, फर्न, कवक, कवक से तो पृथक किया है, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, जिब्रेलिन पाया जाता है। अब जिब्रेलिन पाया कौन से जाता है, इसकी मैक्सिमम सांद्रता किस स्थान पर होती है। इसकी मैक्सिमम सांद्रता की अगर हम बात करें तो इसकी अधिकतम सांद्रता कहाँ होती है, क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन की बात की थी तो अधिकतम सांद्रता कहाँ मिल रही थी, रूट टिप पर या सूट टिप पर, प्रोसीड्स पर या फिर जड़ सीड्स पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिल रही थी। तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन पाई जाती है विकास कर रहे अंगों में। विकास कर रहे अंगों में, जो अंग सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं उनके अंदर पाई जाती है। या फिर कहें कि जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन के होने के बाद में जहां उन कोशिकाओं का क्या हो रहा है, इलोंगेशन। इलोंगेशन जहां कोशिकाओं का इलोंगेशन होता है, कोश का दीर्घीकरण हो रहा है, वहां इसकी मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होगी, अत्यधिक मात्रा में वहां पर ये प्रेजेंट होगा। अब इसके बात करें स्थानांतरण की। स्थानांतरण या वितरण की बात करें तो इसका वितरण जाइलम के द्वारा भी होता है और फिलोएम के द्वारा भी होता है। तो वितरण होता है इसका डिफ्यूज्ड प्रकार का, डिफ्यूज्ड, विसरित। इसका जो वितरण पाया जाता है डिफ्यूज्ड प्रकार का पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कहाँ होता है, सभी दिशाओं में इसका वितरण पाया जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई एक्रोपेटल होगा या बेसोपेटल होगा। अब तक लगभग 100 जिब्रेलिन हार्मोन्स को पृथक किया जा चुका है, जिसमें से हम जैसे उसमें कौन सा ले रहे थे, IAA, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन को बताने वाला जो हार्मोन है, हम अगर कहीं लिख दें IAA तो क्या है, ऑक्सीजन है। ऐसे ही यहाँ पर GA100 में से कौन सा है, यहाँ GA3 को जिब्रेलिन को डिनोट करता है, ऐसे समझो मुखिया। तो यहाँ पर जिब्रेलिन 3 क्या है, यहाँ जिब्रेलिन को बताने वाला एक मुख्य हार्मोन है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ ये इनकी बात प्राप्ति स्थल की हुई। ऐसा नहीं है कि यहाँ इनकी मात्रा हायर प्लांट्स में अलग मिलेगी, संख्या, हाँ सॉरी, इनकी संख्या कवकों के अंदर करीबन 15 जिब्रेलिन हार्मोन्स को पृथक किया गया है और हायर प्लांट्स में करीबन ऑल ओवर 100 जिब्रेलिन हार्मोन्स को पृथक किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रेलिन के जैव अमापन की। जिब्रेलिन के जैव संश्लेषण की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन का जो जैव संश्लेषण है वो 3 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, टर्पिनॉइड पूर्वगामी व एंटकोरिन का संश्लेषण। ये जो फर्स्ट स्टेप है 4 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है, जिसमें से 3 स्टेप तो चलते हैं इन क्लोरोप्लास्ट,
ऑलमोस्ट चारों जो स्टेप हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, क्योंकि लास्ट पॉइंट होता है वो, जो बाद की प्रक्रिया है वो फिर किस में होती है, ईआर के अंदर संपन्न होती है। वन बाय वन देखेंगे हम इसको। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि टर्पिनॉइड पूर्वगामी से एंट कोरिन का संश्लेषण कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट में। एसिटिक एसिड कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज हो गई और यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए वापस से यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करेगा तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। वापस से वही रिएक्शन यहां से फिर होगी तो यहां पर क्या होगा, 3 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ल्यूट्रिल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। 3 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ल्यूट्रिल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। अब यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। अब तक तो एनर्जी ले रहे थे, अब एनर्जी रिड्यूस्ड करने का टाइम आ गया तो यहाँ अब NADPH2 का निर्माण होगा और मेवोलॉइक एसिड का निर्माण होगा यहाँ पर। तो यहाँ जो हो रहा है ये किसका हो रहा है, मेवोलॉइक एसिड का निर्माण हो रहा है। मेवोलॉइक एसिड के निर्माण के बाद में वापस से एनर्जी रिड्यूस्ड होगी, NADPH2 का निर्माण होगा और यहाँ पर मेवोलॉनिक एसिड बनेगा। हमको यही चाहिए था, क्योंकि आगे की रिएक्शन के लिए हमें जब IPP का निर्माण करना है उसके लिए हमको मेवोलॉनिक एसिड चाहिए। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो मेवोलॉनिक एसिड है इसको हम आयन में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या, इन क्लोरोप्लास्ट रिएक्शन चल रही है तो इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो मेवोलॉनिक एसिड है वो मेवोलोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेवोलोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ वापस से एटीपी का यूज होगा और ये मेवोलोनेट आयन किसके साथ में क्रिया करेगा, फॉस्फेट के साथ में। यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे तो यहाँ पर ये पहला फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो 5 फॉस्फोमेवोलोनेट बन गया, 5 फॉस्फोमेवोलोनेट बन गया। अब वापस से एटीपी यूज में ली, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, यहाँ से फिर ये 5 डाइफॉस्फोमेवोलोनेट बन गया क्योंकि अब तक यहाँ पहला ग्रुप जुड़ा था, अब कौन सा जुड़ गया, यहाँ पर दूसरा ग्रुप भी जुड़ गया तो क्या बन गया, 5 डाइफॉस्फोमेवोलोनेट। अब यहाँ CO2 तो जाएगी निकल, यहाँ पर CO2 तो जाएगी निकल। देखो यहाँ पर नीचे वाला तो सेम है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऊपर परिवर्तन। तो देखिए लास्ट में CO2 निकल जाएगी, CO2 निकलने के बाद में CH3 से CH2 और यहाँ पर अब जो बना है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बना है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, IPP का निर्माण होता है। यहाँ पर IPP का निर्माण होता है। सेकंड स्टेप में जो IPP बना है, अब आगे की रिएक्शन किससे होगी, इस IPP के एटम्स के द्वारा, या फिर कहें कि यहाँ पर जो निर्माण हुआ है इस यौगिक का, इसके द्वारा आगे की रिएक्शन संपन्न होगी। तो देखते हैं आगे की रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप में जो IPP बना है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, अब ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट के 4 अणुओं का संघनन होगा, 4 अणुओं का संघनन होगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए केमिस्ट्री में जब संघनन रिएक्शन पढ़ते हैं
तो जल का अणु क्या होगा, या तो जल का अणु निकलता है या जल का अणु ऐड होता है। संघनन हो रहा है, एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं, तो यहाँ जल का अणु क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ IPP के 4 अणु आपस में जुड़ेंगे, 4 अणुओं का यहाँ पर संघनन होगा, और संघनन होने के बाद में यहाँ IPP से क्या बनेगा, GGPP। GGPP को क्या बोलते हैं, जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। जिरेनाइल जिरेनाइल पायरो फॉस्फेट, इसका नाम है GGPP का नाम है, जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये 20 कार्बन वाला यौगिक बन गया, 20 कार्बन वाला यौगिक है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में जिस GGPP का निर्माण हुआ है, जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण हुआ है, अब फोर्थ स्टेप में इस GGP का क्या होगा, बलयीकरण। यहाँ इसका बलयीकरण होगा, इसका मतलब इससे किसका निर्माण होगा, एक रिंग का, रिंग बनेगी। ये एक दूसरे के साथ में जो अब तक खुली चेन थी वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी। तो जब यहाँ GGPP का यहाँ पर बलयीकरण होता है तो ये यहाँ पर जिबरेलिन निर्माण के लिए, जिबरेलिन संश्लेषण का विशिष्ट स्टेप होता है, संश्लेषण का विशिष्ट स्टेप होता है। जिबरेलिन संश्लेषण का ये विशिष्ट स्टेप होता है, यहाँ पर मुख्य स्टेप होता है ये। तो यहाँ अब इस GGP का क्या होगा, यहाँ पर बलयीकरण होगा, और इस बलयीकरण से यहाँ जब GGP के का बलयीकरण होगा, इसका रिंग फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, एंटकोरिन का निर्माण होगा, एंटकोरिन का निर्माण। तो हमें यही तो चाहिए था, एंटकोरिन ही तो चाहिए था हमें। इतना लंबा चौड़ा हमने जो देखा था वो एंटकोरिन का संश्लेषण ही तो करना था हमको फर्स्ट स्टेप में। अब ये पूरी की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक की क्रिया तो होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब इससे आगे की जो क्रिया होगी वो किस में होगी, इससे आगे की जो क्रिया होती है सेकंड स्टेप, ये होती है ER के अंदर। यहाँ से आगे की क्रिया ER के अंदर होती है, और यहाँ होता है ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहली स्टेप 4 स्टेप के अंदर पूरी हो रही है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पर 20 कार्बन वाला है, तो यहाँ भी 20 ही रहेगा, कार्बन थोड़ी चेंज होगा, रिंग ही तो बनी है। तो यहाँ पर ये कितना है GGP, 20 कार्बन वाला। इस 20 कार्बन में जो 19वें नंबर का कार्बन है, 19वें नंबर का जो कार्बन है, इस 19वें नंबर के कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन होगा, 19वें नंबर के कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड बन जाएगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड, कोरोनोइक एसिड। ऑक्सीकरण के बाद में क्या बन गया, जो यहाँ पर एंटकोरिन था, ये एंटकोरिन किस में बदल गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड के अंदर थर्ड स्टेप में बदल गया। अब क्या होगा फोर्थ स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन कहाँ चल रही है, ER के अंदर। अब यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड बीटा हाइड्रोजन पर, यहां जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन मुक्त करने के बाद, Ga12 में बदल जाता है, Ga12 में
बदल जाता है। यहां तक कि अभी तक क्या था, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड का निर्माण हुआ था, क्योंकि 19वें कार्बन पर ऑक्सीडेशन हुआ था। अब जो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट था, बीटा हाइड्रोजन मुक्त होने के बाद में यहाँ जो अल्फा हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड है वो किस में बदल जाएगा, Ga12 में। तो आपको बताया था कि Ga100 तक होते हैं जिब्रेलिन, तो ये Ga12 में यहाँ पर बदल जाएगा। एट लास्ट यहाँ पर जिब्रेलिन का संश्लेषण हो गया। यही तुमको चाहिए था अब तक, तो यहाँ जिब्रेलिन का संश्लेषण हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्रिया क्लोरोप्लास्ट, ER और साइटोप्लाज्म, तीन के अंदर चलती है। तो साइटोप्लाज्म में होते हैं इनके एंजाइम्स और यहाँ अंदर ये क्रिया चलती है। तो तीन के अंदर जाकर के यहाँ पर जिब्रेलिन का क्या होता है, जैव संश्लेषण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जैव संश्लेषण के बाद में देखते हैं हम जिब्रेलिन का जैव अमापन। जिब्रेलिन का जैव अमापन, जिब्रेलिन का जैव अमापन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जिब्रेलिन का जो जैव अमापन किया जाता है ये हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं वामन नवोद्भिद, वामन मीन्स क्या होता है, बोना। दूसरा वामन मत समझ लेना, वामन मीन्स डार्फ, बोना। वामन नवोद्भिद परीक्षण, नवोद्भिद परीक्षण। यहां जब बोने नवोद्भिद का परीक्षण करते हैं तो यहां हम क्या करते हैं, मटर या मक्का के, मटर या मक्का के लगभग 52 किस्मों को लेते हैं, 52 किस्मों को लेते हैं। और ये सारी की सारी किस्में कौन सी हैं, बोनी किस्में हैं, डार्फ बोनी। यहाँ जितनी भी हमने किस्मों का चयन किया है, चुनाव किया है, वो कौन सी होती हैं, बोनी किस्में। अब यहाँ इनको अंधेरे में उगाते हैं, अंधेरे में उगाते हैं 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में जब इनको हम अंधेरे में उगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नवोद्भिद का निर्माण हो जाता है। यहाँ नवोद्भिद का निर्माण हो जाएगा। इस नवोद्भिद का जब निर्माण होगा, इस नवोद्भिद के निर्माण में जब प्रथम पर्ण होगी, क्योंकि प्रथम पर्ण का निर्माण होगा, यहाँ पर जितनी भी किस्मों को हमने उगाया है इन प्रथम पर्ण पर क्या कर देते हैं हम, जिब्रेलिन छिड़क देते हैं। यहाँ पर इनकी प्रथम पर्ण पर क्या कर देते हैं हम, जिब्रेलिन को छिड़क देते हैं। अब ये पादप कैसे थे, बोने। पादप कैसे थे, बोने। तो इनकी लंबाई कैसी होनी चाहिए थी, कम। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने इसको जिब्रेलिन को छिड़का, पादपों की जो लंबाई है वो लंबाई कहें या फिर कहें ग्रोथ, तीव्रता के साथ होती है। ग्रोथ तीव्रता के साथ होती है। जो इनकी सामान्य लंबाई थी, जो कम लंबाई थी, ये 4 से 5 दिनों में, जो बहुत कम हो रही थी, ये 4 से 5 दिनों में अधिक हो जाएगी। इनके यहाँ पर जो पर्ण है, पर्ण और पर्ण आच्छादों की लंबाई यहाँ पर बढ़ जाती है। एक टेस्ट तो ये किया जाता है। दूसरा टेस्ट, यहाँ पर जौ के भ्रूण कोष का परीक्षण करते हैं। जौ के एंडोस्पर्म भ्रूण कोष, कंफ्यूज मत होना, एंडोस्पर्म का परीक्षण। 2 होते हैं, एक तो भ्रूण कोष जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो को सैक, एक होता है भ्रूण कोष जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। यहाँ जौ के एंडोस्पर्म का परीक्षण करते हैं। यहाँ जौ लेते हैं और जौ ऐसा लेते हैं जिनमें एम्ब्रियो ना हो, एम्ब्रियो एब्सेंट हो, ऐसे जौ का सिलेक्शन करते हैं हम। और जिनका सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर वो क्या करेंगे, उनमें से एम्ब्रियो को रिमूव कर देंगे।
अब यहाँ पर जो जौ लिए हैं जिनमें एम्ब्रियो क्या है, एब्सेंट, तो ऐसे जौ को लेंगे और इस जौ को लेकर के यहाँ हम जिब्रेलिन के घोल में रख देंगे। सॉल्यूशन है किसका, जिब्रेलिन का। इस जिब्रेलिन के सॉल्यूशन में 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे। सॉल्यूशन में 24 घंटे के लिए इस जौ को यहां पर रख दिया। अब यहां से हम निकालते हैं इसको। जब इसको जिब्रेलिन के सॉल्यूशन में हमने रखा तो यहां पर होता है एंडोस्पर्म में एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, अब ये एमाइलेज एंजाइम क्या हो गया, जिब्रेलिन की वजह से एक्टिव। यहां पर इस जिब्रेलिन ने एमाइलेज एंजाइम को एक्टिव कर दिया, और एक्टिव कर दिया तो क्या होगा, यहां इसके अंदर जो इसका एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म में क्या उपस्थित है, स्टार्च। अब ये एमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। एंडोस्पर्म में जो स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को ये शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमने अब ये शुगर क्या होगी, ये शुगर किसके अंदर आ जाएगी, सॉल्यूशन में। जो बिलियन यहाँ पर इसका रखा है जिब्रेलिन का, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगी, यहाँ पर शुगर। इस शुगर की मात्रा से यहाँ पर किसका टेस्ट किया जाता है, जिब्रेलिन का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से हम जिब्रेलिन का टेस्ट करते हैं, एक तो बामन नवोद्भिद परीक्षण के द्वारा, दूसरा जौ के एंडोस्पर्म के परीक्षण के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स।